नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा सिंह है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज कायमगंज फर्रुखाबाद में। मेरा आज का लेक्चर का टॉपिक है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग और मांग का नियम। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड न सिर्फ इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कि डिमांड कहते किसे हैं। व्हाट इज़ डिमांड? तो डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल्स टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स वस्तु और सेवाओं की वह मात्रा जो कंज्यूमर्स खरीदना चाहता है और खरीद सकता है, दोनों चीज़ें हैं, डिफरेंट वेरियस प्राइस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं डिमांड। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि चूँकि डिमांड में आया विलिंगनेस, इच्छा भी हो, एंड एबल टू परचेज, तो तीन चीज़ें हमारे दिमाग में आई कि डिमांड, आवश्यकता और ज़रूरत। किसे कहते हैं? डिमांड्स, नीड्स एंड वांट्स। क्या ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं? तो हाँ हैं। ह्यूमन नीड्स, जो नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स आर स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्राइवेशन। और एक जो फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं अब्राहम मास्लो, उन्होंने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और उन्होंने उन नीड्स को सबसे लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में कैटेगराइज्ड किया। तो सबसे लोवेस्ट ऑर्डर नीड्स है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मीन्स बेसिक ह्यूमन नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान। जो हमारा एक इंसान के लिए सबसे बेसिक ज़रूरत क्या होती है, तो वो रोटी, कपड़ा और मकान होती है। सेकेंड लोवेस्ट ऑर्डर नीड्स क्या है? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी किसकी? खुद उस इंडिविजुअल की और प्रॉपर्टी की, उसके प्रॉपर्टी, उसके सामान, जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सोशल नीड्स। चूँकि ह्यूमन बीइंग्स इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसे सोसाइटी में रहने के लिए उसे रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो सोशल नीड्स। एंड नेक्स्ट इज़ एस्टीम नीड, मीन्स हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, उसका कुछ प्रेडिक्शन है अपने को लेके, कुछ अपने आप को लेके फ्यूचर के लिए वो कुछ डिसाइडेड करता है कि मुझे ये बनना है। तो क्या एम्बिशन है लाइफ में, वो क्या बनना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, वो उसे कहते हैं एस्टीम नीड या ईगो नीड। एंड लास्ट, द हाईएस्ट ऑर्डर ह्यूमन नीड, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मीन्स कि आप हैं कौन और दूसरों के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आते हैं वांट्स पे। वांट्स कहते किसे हैं? वांट्स आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल सेटिस्फाई दोज नीड्स। जो हमारी ज़रूरतें हैं, अगर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में डिस्क्राइब कर दी जाएँ तो वो क्या हो जाएंगी? वांट्स हो जाएंगे। सपोज़ अगर किसी को भूख लगी है लेकिन खाना क्या है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है कि उसे बाटी और चोखा खाना है, उसे कढ़ी और चावल खाना हो, तो ऑल दीज आर कॉल्ड वांट्स। एंड लास्ट डिमांड। जब when human wants that are backed by buying power, it is called demand. वही wants जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे हों, तो वही किस फॉर्म में परिभाषित होने लगता है? डिमांड, मांग के फॉर्म में। अब नीड्स, वांट्स एंड डिमांड, तीन चीज़ों को तो परिभाषित की, लेकिन इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इट इज़ ऑलवेज अ सब्जेक्टिव टर्म और इट रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ अ मैन और वुमेन, whoever is। मतलब वस्तु और सेवा जो एक उपभोक्ता खरीदता है, उस वस्तु और सेवाओं की
संतुष्टि करने की क्षमता, सेटिस्फैक्शन पावर, कोई हम यूटिलिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं। सपोज़ अगर हमें गुलाब जामुन खाना है, हमने गुलाब जामुन ख़रीदा तो हमें बहुत भूख लगी, सबसे पहला गुलाब जामुन खाया, आत्मा की कितनी तृप्ति हुई। उसके बाद जैसे जैसे हम नेक्स्ट गुलाब जामुन खाते हैं, उसके बाद खाते हैं, तो वो यूटिलिटी घटती जाती है, और इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ते हैं। इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। क्या ऐसे कारक हैं जो किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करते हैं? तो उसमें है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर्स एज एंड पैटर्न ऑफ देयर फैमिलीज, number of consumers, composition of the market, product innovation and demonstration effect. All these are the factors which affect the demand of a particular product. अब इसमें दो चीज़ें हैं कि कंज्यूमर एज, सपोज सबसे छोटा बच्चा हो तो उसके लिए जो मार्केटर होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जैसे जॉनसन बेबी है, जो न्यूली बॉर्न बेबी हों या एक मतलब बच्चा हो, जो उसके लिए स्पेशल साबुन होता है, तो जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन के कितने प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर का इनकम कितना है, कैसे पैटर्न ऑफ फैमिली से है, वो जॉइंट फैमिली में रहता है, वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, वो सिंगल है, मैरिड है। प्रोडक्ट नेक्स्ट है प्रोडक्ट का इनोवेशन। जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस चाहता है, इसके लिए फर्म्स हमेशा अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करती है। अगर उन्हें मार्केट एक्सीलेंस, मार्केट में लीडरशिप अचीव करना है, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, तो उन्हें हमेशा किस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जो प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते हैं टाइम टू टाइम, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होते हैं, तो वो प्रोडक्ट इनोवेशन भी उस प्रोडक्ट के डिमांड को प्रभावित करता है। और लास्ट जो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इट रेफर टू चेंज इन डिमांड बाय सीइंग अनदर पर्सन यूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी। इट मीन्स किसी दूसरे पर्सन को देखते हुए, सपोज एक्स ने फेयर लवली खरीदी और वाई देखता है कि ओ एक्स जो है वो बहुत सुंदर है क्योंकि उसने फेयर लवली प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो वाई भी फेयर लवली का ही प्रोडक्ट परचेस करता है। तो ये जो परचेजिंग इफ़ेक्ट है, इसे डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। मैथमेटिकली डिमांड फंक्शन को हम प्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ टाइप्स ऑफ डिमांड और डिमांड स्टेट्स। कितने तरह के डिमांड्स होते हैं? पहला डिमांड है नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। It is the state in which consumers may be unaware of or uninterested in product purchase. कंज्यूमर या तो कंज्यूमर को पता ही ना हो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, या तो वो इंटरेस्टेड ही ना हो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो उसे हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। फॉर एग्जांपल इंसाइक्लोपीडिया बुक्स। दूसरा है निगेटिव डिमांड्स। निगेटिव डिमांड्स क्या है? अंडर दिस स्टेट कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट। कंज्यूमर डज नॉट वांट टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज दे डिसलाइक दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल डेंटल ट्रीटमेंट और टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट थर्ड जो टाइप्स है उसे कहते हैं लेटेंट डिमांड। इट रेफर्स टू द स्टेट इन विच एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डज नॉट सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मार्केट में जो वस्तु और सेवा उपलब्ध है, अगर वो वस्तु और सेवा प्रेजेंट टाइम में कस्टमर्स के डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती, उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर सकती, तो उसे लेटेंट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग डिमांड। इट रेफर्स टू द डिमांड विच इज़ लेस फ्रिक्वेंटली और नॉट एट ऑल परचेज गुड्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्लाइनिंग मतलब जो बहुत कम ख़रीदा जाता हो या फ्रिक्वेंटली ना ख़रीदा जाता हो, जैसे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कोई एक ही बार ख़रीदेगा कंज्यूमर। रेफ्रिजरेटर, ये और फास्ट मूविंग कन्वर्टिबल गुड्स जो FMCG होते हैं, ये सारे डिक्लाइनिंग गुड्स होते हैं। और नेक्स्ट जो है डिमांड का टाइप्स, वो है इर्रेगुलर डिमांड। जब सीजनल फ्लैक्चुएशन के कारण डिमांड्स में कमी या बढ़ोतरी होती है, उसे इर्रेगुलर डिमांड कहते हैं। सपोज़ गर्मियों में कूलर या AC की डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा AC या ज़्यादा कूलर ख़रीदा जाता है। ठंड में जो रूम हीटर होता है उसका डिमांड बढ़ जाए, तो ये क्या है, इर्रेगुलर डिमांड्स हैं। नेक्स्ट है फुल डिमांड। ये क्या है, इट इज़ द स्टेट विच इंडिकेट्स एडिक्वेटली परचेज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बाय द कंज्यूमर। मतलब जितना वस्तु की मांग है उतना ही वस्तु का सप्लाई है। मतलब जो भी एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता वस्तुओं को एक उचित मात्रा में खरीदता है, उसे फुल डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है ओवर फुल डिमांड, जो कि इंडिकेट करता है मोर डिमांड दैन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सप्लाई। सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड ओवर फुल डिमांड। एंड लास्ट जो टाइप्स हैं, अनहोलसम डिमांड means it refers to demand in which product have undesirable social consequence. For example, liquor. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड या प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को ही हम किस भाषा में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये क्या है, इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड। प्राइस और वस्तु के बीच का फंक्शनल रिलेशन को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेटेरिस पैरिबस। जब अदर थिंग्स मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑल दीज आर द अदर फैक्टर। तब अगर ये सब फैक्टर सेम हैं तो फिर क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज, एंड इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन। जितने किसी वस्तु के मांग को, किसी वस्तु और सेवा के मांग को जितने फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या फैक्टर है, प्राइस। और जब अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ जितने अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी को छोड़ के, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी, अगर ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सेम है, इक्वल हैं, इनमें कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो जैसे उस वस्तु की प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो उसकी मांग घट जाएगी, और उसकी प्राइस में कमी आएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी फंक्शन को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। Thus, according to the law of demand, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Other things remain the same. तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट में दो चीज़ें आती हैं। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और निगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। मीन्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कैसे है, अगर वस्तु की प्राइस घट जाए, वस्तु और सेवा की कीमत कम हो जाए, तो जो सपोज़ मेरे पास 100 रुपये हैं और सेब जो है 100 रुपये किलो ही है, अगर सेब का दाम 100 रुपये से घट के 70 रुपये हो जाए तो मेरे पास जो 100 रुपये हैं उसमें मैं 1 केजी से ज़्यादा सेब खरीद सकती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। मेरा वस्तु की कीमत घटने से कंज्यूमर का परचेजिंग पावर, इनकम बढ़ जाए, ज़्यादा चीज़ें खरीद सके, दैट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। और निगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अगर वस्तु की कीमत घट जाए, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी और गुड़, दो चीज़ें हम लेते हैं, अगर चीनी 40 रुपये किलो है और गुड़ 35 रुपये किलो है,
तो किसकी मांग ज़्यादा रहेगी? गुड़ की मांग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चीनी को हम गुड़ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी ये दोनों क्या है? सब्सटीट्यूट गुड हैं। तो सब्सटीट्यूट गुड्स हमेशा निगेटिव इफ़ेक्ट उनमें होता है। तो अब नेक्स्ट जो कंक्लूज़न है कि अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्या अवधारणाएं हैं मांग की नियम के? तो पहला अवधारणा है नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम्स। जब मैं लॉ ऑफ डिमांड को परिभाषित कर रही थी तो उसमें सेटेरिस पैरिबस आ रहा था, मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। तो वो अदर फैक्टर्स क्या हैं? नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो change in price of other goods, absence of substitute goods, consumer have perfect knowledge about the market and rational behavior of consumer and stability in the future price of a commodity। ये अंदेशा ना हो कि भविष्य में इस वस्तु की मांग बढ़ने वाली है। अगर भविष्य में इस वस्तु की मांग नहीं बढ़ने वाली है तो ये इसमें से, और साथ में ये जितने फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो तभी लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, तभी प्राइस और वस्तु के डिमांड और प्राइस और वस्तु की मात्रा क्वांटिटी में जो इफ़ेक्ट, जो रिलेशन बनेगा उसी को हम लॉ ऑफ डिमांड के रूप में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें मेरे नेक्स्ट स्लाइड में मेरे 3 डायग्राम हैं। ये तीनों डायग्राम जो हैं ये दिखा रहे हैं कि कैसे इंडिविजुअल डिमांड को सम अप करते हुए मार्केट डिमांड बनता है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड क्या होते हैं और मार्केट डिमांड क्या होता है। हर इंडिविजुअल का डिमांड, हर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का डिमांड अगर इन्हें सम अप कर दें, इन्हें जोड़ दें आपस में, तो जो डिमांड हो गया उसे कहते हैं मार्केट डिमांड। अब यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो निगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ है, और ये राइट घूम रहा है, डाउनवर्ड स्लोप होके राइट तरफ जा रहा है। प्राइस को हमेशा हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। कि क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो है वो हमेशा प्राइस पे डिपेंड करती है, प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो नेक्स्ट स्लाइड है कि डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। इट इज़ अ न्यूमेरिकल टेबुलेशन शोइंग क्वांटिटी दैट इज़ डिमांडेड एट गिवन प्राइस। डिमांड शेड्यूल एंड कर्व में भी 2 टाइप्स, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गए और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गए। सपोज़ अब इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, सपोज़ मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो हम उसकी क्वांटिटी 5 खरीदते हैं। अगर उसकी कीमत 8 रुपये हो जाए तो हम उसके 7 क्वांटिटी खरीदते हैं। इस तरह करके जो हम टेबुलेशन के फॉर्म में जिस तरह से मांग में चेंजेस होने की जिस तरह से वस्तु की कीमत में चेंजेस होने की वजह से मांग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको जब हम टेबुलेशन फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इसी को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज़ नोन एज डिमांड कर्व। जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, उसको हम शो करते हैं कि किस तरह से उसका वो डिमांड जा रहा है, क्या उसका नेचर, क्या पैटर्न बन रहा है, उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि डिमांड स्लोप जो निगेटिव होते हैं, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? तो इसका यही है कि हमेशा प्रोडक्ट और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। इसकी वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स द राइट, निगेटिव स्लोप होता है। और इसके पीछे क्या तथ्य दिए जाते हैं? तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, तीसरा है निगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एंड चौथा है न्यू कंज्यूमर्स, एंड लास्ट डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें पहला है गुड्स हैविंग प्रेस्टिजियस वैल्यू। कोई भी गुड्स जो ज़्यादा कीमती हो, प्रेस्टीज में यूज़ होता हो, जैसे
डायमंड, लोग डायमंड, जितने अमीर लोग होते हैं वो डायमंड और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसे हम और डायमंड का प्राइस जितना हाई होगा हम उसका उतना ही ज़्यादा डिमांड होगा, और इस इफ़ेक्ट को वेबलन इफ़ेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। जब गुड्स की प्राइस घटेगी तो उसका डिमांड भी घटेगा, इसको हम इन्फीरियर या गिफन गुड्स में कहते हैं। इस पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी। इट मीन्स द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंज्यूमर पैटर्न ऑफ अ सोशल ग्रुप। सेम चीज़, सपोज एक्स जो प्रोडक्ट खरीदता है उसी को देख के वाई भी कॉपी करके वही प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इस इफ़ेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, और इस पे लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर कंज्यूमर के दिमाग में इस बात की धारणा बैठ जाए कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीद के प्रिजर्व करके रख लेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल लॉकडाउन पीरियड है। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, लॉकडाउन पीरियड में ये हुआ कि अरे लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो लोगों ने क्या किया, अचानक अब सारे सामान स्टोर करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। वस्तु की कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए, उसकी मांग बढ़नी ही बढ़नी है, उसकी क्वांटिटी बढ़नी ही बढ़नी है। नेक्स्ट है इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव मतलब किसी वस्तु को देख के अचानक आपके दिमाग में ख्याल आता है अरे इसे तो खरीद लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल चॉकलेट, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, फॉर एग्जांपल स्नैक्स समथिंग। एंड नेक्स्ट है डिमांड फॉर नेसेसरीज, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन। अगर कोई बीमार है, किसी को दवा की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसको ठीक होने के लिए उस दवाई की कीमत को न देख के हम उस दवा को परचेस करते हैं। वहाँ पे मेडिसिन जो होती है एक नेसेसिटीज़ हो जाती है, और वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। एंड लास्ट वन इज स्पेकुलेटिव गुड्स, मतलब वो गुड्स जो लाभ और मतलब हमेशा खरीदे और बेचे इसीलिए जाते हैं क्योंकि उस पर लाभ कमाया जा सके, उस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होते हैं। अब हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि डिमांड में अगर चेंजेस आते हैं तो किस तरह के चेंजेस हैं, क्योंकि डिमांड को किसी वस्तु की मांग को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। प्राइस ऑफ द गुड्स एंड प्राइस ऑफ except from price of goods there are several a lot of factors which influence the demand of that particular product। तो पहला उसमें टर्म आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब हमारा डिमांड कर्व या तो आगे शिफ्ट हो जाए या पीछे शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ पे उसे हम टर्म को कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अदर फैक्टर्स क्या हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो जाएं, मे बी सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो जाएं, इनकम, कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस हो जाए, या तो कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए या कंज्यूमर का इनकम घट जाए, या उसके टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंजेस आ जाएं, या नंबर ऑफ कंज्यूमर मार्केट में बढ़ जाएं। तो ये सारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो जब उस डिमांड कर्व में शिफ्ट होने लगता है, वो अपवर्ड शिफ्ट होता है या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, तो उसी को हम कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। जैसे मेरा पहला फिगर दिखा रहा है इंक्रीज इन डिमांड, जिसमें कि मेरा डिमांड कर्व डी डिमांड कर्व शिफ्ट होके D1 पे चला गया। इस मीन कि प्राइस जो है वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सेम प्राइस पे क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, Q से Q2 पे परचेज होने लग गया। मतलब प्राइस सेम है बट क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी जा रही है, तो यहाँ पे प्राइस में तो चेंजेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड। और नेक्स्ट फिगर इसमें है डिक्रीज इन डिमांड, जिसमें मेरा डिमांड कर्व जो DD स्टेट पे है वो
शिफ्ट होके डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है D2 पे, मींस प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी घट गई है, तो इसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा है, प्राइस को छोड़ के जो भी अदर फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए अपने प्रीवियस स्लाइड्स में जो डिमांड को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, अगर उनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आते हैं, तो उन्हीं को हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और मूवमेंट ऑफ डिमांड इन अलॉन्ग विद डिमांड कर्व। उसी डिमांड कर्व में आपका मूवमेंट हो तो वो कैसे है, तो वहाँ पे व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड। मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, इन सब में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वस्तु की कीमत में चेंजेस आते हैं। मतलब अगर कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाए, अगर कीमत घट जाए तो वस्तु की मांग बढ़ जाए, तो इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। थैंक यू।